नहीं टिश्यू वगैरह है क्या? चल, अभी 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 आवाज आ रही है ना? एक बार बता देना। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बता दो, आवाज ठीक है? गुड मॉर्निंग अंकिता, शिवम। अभी आवाज आ रही होगी ना? ओके, माइक को ठीक से ऑन नहीं किया था मैंने। ओके, हम लोगों ने वर्ब चैप्टर किया। वर्ब में क्या किया? हमने वर्ब चैप्टर को स्टार्ट किया है और हमने बेसिक वर्ब किया। बेसिक वर्ब में क्या किया? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, और एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन और स्टेटिव वर्ब से कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ, हालचाल हालचाल बताइए, सब ठीक है? कल मैंने यूट्यूब पे क्लोज टेस्ट PQRS का फ्री सेशन शुरू किया था इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे। कल हमने 3 क्लोज टेस्ट किया था और 5 PQRS किया था, और एकदम बेसिक लेवल का था। जिन बच्चों को एकदम बेसिक चाहिए, क्योंकि इससे बेसिक और कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे तो आपके 1 बजे वाले बैच में भी बेसिक मैंने डाला है, 100 क्लोज टेस्ट, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ से भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग अभिषेक फ्रॉम कर्नाटका, कुशल, सारे चैंपियंस को, अतुल, बसवराजा, गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नहीं सॉरी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब चलो स्टार्ट किया जाए। हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी कर लिया था, अब ध्यान से समझना है। अभी तक मैंने आपको वर्ब का 2 टाइप्स करवाया था। कल मैंने आपको स्टेटिव वर्ब करवाया। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पे वर्ब कोई एक्शन नहीं बताता है। जैसे मैंने लिखा आई नो हिम, आई नो हिम, तो यहाँ पे नो वर्ब है, और आई नो हिम उसको जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है ना, तो ये वर्ब तो है बट स्टेटिव वाला है, ये स्टेटिव वर्ब। फिर मैंने लिखा आई रोट द बुक, मैंने इस किताब को लिखा, तो रोट भी वर्ब है बट बुक लिखने में क्रिया हुई है ना, एक्शन हुआ है, सो दिस इज अ एक्शन वर्ड। राइट, ओके, रन, रीड, टीच, स्टडी, ये सब में एक्शन हो रहा है, तो ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स। ओके, एंड दिस इज अ स्टेटिव वर्ब। ये हमने कल लास्ट क्लास में किया था, और फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब करवाया। आज मैं आपको वर्ब का फॉर्म्स करवाऊंगी। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया है? स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपको वर्ब का फॉर्म्स करवाऊंगी। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मतलब वर्ब्स के रूप, टाइप्स नहीं है, ये वर्ब के फॉर्म्स है। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। जनरली आप बुक में देखोगे ना, 3 का कंपैरिजन किया होता है 3 का कंपैरिजन किया हुआ होता है, बट वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मैम 3 ही का क्यों कंफ्यूजन मतलब किया होता है, क्योंकि वो V1 और V5 को एक साथ मान लेते हैं। V1 और V5 में डिफरेंस क्या है? सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का। जैसे गो, गो भी V1, गो और गोज दोनों प्रेजेंट टेंस है, बट एक प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, एक प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर। लेकिन V1 और V5 को एक साथ ले लेते हैं, बट V1 और V5 अलग होता है, और V4 जो ING फॉर्म्स होता है। ओके, तो वर्ब के यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3, एक होता है V4, एक V5। जैसे बचपन में पढ़ा होगा ना, राइट, रोट, रिटन, गिव, गेव, गिवन। अब हमें देखना है ना कि एग्जैक्टली V1 और V2 सब होता क्या है। ये जो V1 होता है ये सिंपल प्रेजेंट होता है, और ये जो V5 है ये भी सिंपल प्रेजेंट है। इसीलिए कई बुक्स में देखोगे V1 और V5 को दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि दोनों सिंपल प्रेजेंट है। दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो V1 है ना, ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है, और जो V5 होता है वो सॉरी, जो V5 है वो प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और लेकिन ये जो V1 होता है ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, वहां पर आपको याद होगा कि
जब जब नाउन में एस, ई एस या आई एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, नाउन को प्लूरल करने के लिए हम एस लगाते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज लगा दिया, एक पत्ता है लीफ, और लीफ का प्लूरल लीव्स लगा दिया। ठीक है, बेबी का प्लूरल बेबीज कर दिया। तो ये सारे बॉय, लीफ, बॉय और बेबी एक व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति नाउन होता है। लीफ एक थिंग है, थिंग भी नाउन होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग। तो ये सब को प्लूरल करने के लिए हम एस लगा रहे हैं ना, या ई एस लगा रहे हैं, या आई एस लगा रहे हैं। इन तीनों को प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं। लेकिन जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस उल्टा हो जाता है। यही एस, ई एस या आई एस जब वर्ब में लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि गो और गोज में क्या डिफरेंस, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया तो ये सिंगुलर है। ये गोज सिंगुलर है और गो प्लूरल है। आप ऐसे भी ही के साथ क्या लगाते हो, गोस, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। ठीक है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो गो और गोज में और दोनों का ट्रांसलेशन क्या है, ही गोज इज वह जाता है। वह जाता है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट। वह जाता है सिंपल प्रेजेंट, और वे जाते हैं दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट, बट डिफरेंस क्या है, गो भी सिंपल प्रेजेंट है और गोज भी सिंपल प्रेजेंट है, बट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है। ओके, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर। बच्चों के दिमाग में मैम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं ना, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं ना उनको, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया तो वो सिंगुलर बन गया। तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गो भी सिंपल है, गोज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट ये सिंगुलर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सिंगुलर होता है ना उसको V5 बोलते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्लूरल होता है उसको V1 बोलते हैं। V1 जैसे दे होता तो मैं दे के साथ क्या लगाती, दे के साथ लगाती राइट, और ही के साथ लगाती राइट्स। और राइट और राइट्स दोनों प्रेजेंट टेंस है। ही राइट्स मतलब वह लिखता है, और दे राइट इज वे लिखते हैं। दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, बट ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। और वर्ब का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म होता है ना उसको V1 बोलते हैं, और जो सिंगुलर होता है उसको V5 बोलते हैं। ठीक है, दोनों है तो सिंपल प्रेजेंट, बट दोनों में बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। दोनों में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, इसीलिए देखो V1 भी सिंपल प्रेजेंट और V5 भी सिंपल प्रेजेंट, बट ये एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। टेंस तो सेम ही है, जैसे गोज है, गोज सिंगुलर है, राइट सिंगुलर है, और इसी का प्लूरल हो गया ये गो एंड राइट। ठीक है, और ये V1 V5 हो गया। और V2 किसको बोलते हैं, V2 इज सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे गो का क्या हो गया, सिंपल पास्ट वेंट। राइट का क्या हो गया, रोड। और सिंपल पास्ट में सिंगुलर और सिंपल पास्ट का सिंगुलर और प्लूरल से लेना देना नहीं है। जैसे ही के साथ प्रेजेंट टेंस में गोज लगाते हैं, और दे के साथ गो लगाते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर पास्ट टेंस आ गया तो पास्ट टेंस का सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ भी वही वेंट और प्लूरल के साथ भी वही वेंट। आप ऐसे भी देखते हो ना, ही के साथ क्या लगाते हो, ही के साथ हैज लगाते हो, और दे के साथ क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, क्योंकि दे प्लूरल है। बट यही वाक्य अगर पास्ट टेंस में आ गया तो हैड हो गया, सिंगुलर के साथ भी वही पास्ट टेंस और प्लूरल के साथ भी वही पास्ट टेंस। तो कहने का मतलब है कि पास्ट टेंस अगर है तो पास्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट टेंस में भी, सिंगुलर में भी वही पास्ट टेंस, प्लूरल में भी वही पास्ट टेंस। जो भी लेना देना है प्रेजेंट टेंस में, सिंगुलर है तो गोज लगाना, प्लूरल है तो वेंट लगाना। ठीक है, अब इतना दूर तो आपको हो सकता है पहले से भी क्लियर है। इतना तो क्लियर हो गया V1 क्या होता है, V1 भी प्रेजेंट और V5 भी प्रेजेंट, बट ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल। अब ये पास्ट हो गया। अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आज तक समझ ही में नहीं आया कि इसको पार्टिसिपल क्यों लिखा जाता है। ठीक है, पार्टिसिपल क्यों लिखा जाता है, हम तो रट लेते हैं, गो वेंट गॉन, गॉन V3 होता है। उसी तरह राइट रोट रिटन, ये तो पता है राइट रोट रिटन होता है, गो वेंट गॉन होता है, बट इसका नाम
ये V3 का नाम पास्ट पार्टिसिपल क्यों पड़ा, आखिर ये पार्टिसिपल क्या होता है, और V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये जो V4 होता है ना, याद रखना, V4 जो वर्ब का ING फॉर्म होता है, ठीक है। V4 क्या होता है, V1 प्लस ING। कोई भी V1 है, जैसे V1 में गो है तो गो में आपने ING लगा दिया, उसी तरह राइट है V1 तो राइट में ING लगा दिया। तो याद रखना ना कि वर्ब का जो V1 फॉर्म प्लस ING मिलके V4 बनाता है। V4 फॉर्म वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, ING फॉर्म। लेकिन अभी इतना भी इजी नहीं, मतलब सिंपल नहीं है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कि आखिर इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा है, ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, ठीक है, आखिर पार्टिसिपल होता क्या है, फिर हम फॉर्म्स पे करेंगे। आप देखोगे कि आपको मैंने कुछ फॉर्म्स लिखवाया हुआ है, ठीक है, वर्ब का कुछ फॉर्म्स दिया हुआ है और आपको इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं। ओके, वर्ब का V1 V2 बुक्स में देखोगे 5-6 पेज का रहता है, वो इजी इजी वाला भी डाल देते जो एग्जाम्स में नहीं आता है। मैं यहाँ पे कुछ आपको V1 V2 करवाने वाली हूँ, आपको इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं, इतना पढ़ लोगे आपका काम हो जाए, ठीक है। V1 V2 का लिस्ट आपको दिया है। अब चलो V3 और V4, V1 V2 तो V5 तो क्लियर हो गया, अब हम V4 और V3 पे चलते हैं, ठीक है। V3 और V4 पे इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा। अभी तो मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब जब पढ़ाऊंगी ना, वहां पे डिटेल में पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी, बट अभी बस जानो कि पार्टिसिपल होता क्या है, आखिर इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये ING वाला ना और V3 वाला बड़ा प्रॉब्लम करता है, इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी अभी हमें सीखना है ना कि आखिर वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटेन, इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल ही क्यों दिया गया, और V4 इसका नाम क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल पड़ा। और V4 याद रखना, वर्ब का जो V4 फॉर्म होता है ना, हमेशा ING फॉर्म में, ING। अब हम सीखते हैं कि इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा। अभी आगे मैं आपको डिटेल में पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी, पार्टिसिपल पढ़ाने के लिए मुझे 2 क्लास एक्स्ट्रा लगने वाला है। ओके, अब देखो, कोई आपसे पूछे कि ये पार्टिसिपल क्या होता है, ये पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि ये पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आप बोलोगे कि मैम हर पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, नहीं, हर पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं होता है। ओके, जब वर्ब का V3 फॉर्म, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म वाक्य में एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और जब वर्ब का V4 फॉर्म मतलब ING फॉर्म, पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आप बोलोगे मैं फिर एडजेक्टिव क्या होता है, पार्टिसिपल चाइनीज एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल नकली एडजेक्टिव है। नकली एडजेक्टिव मतलब उसमें असली एडजेक्टिव नहीं है, उसमें मिलावट है। क्या क्या का मिलावट है, वर्ब का। जैसे मैंने लिखा गुड, गुड लिखा, बैड लिखा, ये सब पार्टिसिपल नहीं है। ये सब गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, केयरफुल, ये सब असली वाला एडजेक्टिव है, ये सब असली एडजेक्टिव है। बट पार्टिसिपल चाइनीज एडजेक्टिव है, नकली एडजेक्टिव है, क्योंकि पूरी तरह से, ये तो पूरी तरह से एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें वर्ब की मिलावट है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपको बोलना है कि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब के 5 फॉर्म्स में से 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक काम करता है V3 फॉर्म और एक करता है V4 फॉर्म। तो जब V3 एडजेक्टिव का काम कर जाए उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जब वर्ब का ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल दे रही, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करने लगे। अब देखो सेंटेंस मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लासेस
वर रिमूव, टूटे हुए ग्लास को वहां से हटाया। फिर मैंने लिखा ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी कि मैम कि हमने तो पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है ब्रेक, ब्रेक का पास्ट टेंस ब्रोक होता है और इसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो याद रखना है ना कि कभी कभी ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कभी कभी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये कभी कभी वर्ब भी हो जाता है, और कभी कभी यही वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगता है। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो इसी को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का V1, V2, V5 कभी एडजेक्टिव नहीं होगा। वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, या तो V3 या तो V4। और जो V3 काम कर रहा है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V4 मतलब जब ING वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ का थर्ड फॉर्म वर्ब का वर्ब है और कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको पहचानना इजी होता है। ओके, इजी ही होता है। जहाँ किसी की विशेष एडजेक्टिव का काम क्या होता है, विशेषता बताना। जहाँ का वो वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी की विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है, और जहाँ वर्ब के उस थर्ड फॉर्म्स में किसी काम किसी एक्शन के होने का पता चल रहा है उस वो वर्ब है। इन अ सेंटेंस वेयर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिनोट्स एक्शन देन दैट इज अ वर्ब, and in a sentence where the third form of verb describes a noun then that is an adjective। सेंटेंस देखो, अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में आप बोलोगे कि मैम ब्रोकन, ब्रोकन भी तो वर्ब होता है। अब मुझे बताना कि इसको मैं वर्ब मानूं या मैं एडजेक्टिव मानूं, क्योंकि ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी वर्ब भी होता है और कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है। सिर्फ थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ही एडजेक्टिव हो सकता है। अब बताओ कि इस सेंटेंस का वर्ब कौन सा है? चलो बताओ इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा दिख रहा है? वर्ब पहचानने के लिए ना, आपको जब भी अपना वर्ब पहचानना है ना, तो आप देखो कि ये किसके लिए लगा है। रिमूव किया गया, वर रिमूव किया गया। किसको रिमूव किया गया? ग्लास को। तो ग्लास क्या है? ग्लास एक चीज है, नाउन है, नाउन है, और ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, और ग्लास को रिमूव किया गया। तो ये जो वर रिमूव्ड वर्ब है, वर रिमूव्ड वर्ब है, हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया और हमें अपना वर्ब भी मिल गया। हमें तो अपना वर्ब मिल गया, अब हमें वर्ब नहीं चाहिए, अब हमें वर्ब नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये जो ब्रोकन है ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ ब्रोकन से कोई क्रिया का बोध नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? टूटे हुए ग्लासेस को रिमूव किया गया। किसी चीज को रिमूव करने में क्रिया हो रही है, रिमूव करने में कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब है। तो हमें तो अपना वर्ब मिल गया, इसका मतलब है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये ग्लास की विशेषता बता रहा। कैसा ग्लास? टूटा हुआ। ग्लास नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। ठीक है, एक तो ये एडजेक्टिव है और साथ में ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, तो कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। और नेक्स्ट देखो, ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस। यहाँ ब्रोकन किसी की विशेषता बताए, यहाँ का ब्रोकन तो एडजेक्टिव की तरह, ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म था, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब भी हो सकता है। बट यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं था, वर्ब तो हमारा ये है। यहाँ तो ग्लास की विशेषता बता रहा, ग्लास नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव वर्ब का काम करने लगे उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, और चूंकि वो थर्ड फॉर्म है इसलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब देखो, ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस। ही हैज ब्रोकन, ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। ही ने क्या को तोड़ा? ग्लास को तोड़ा, ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को एक वर्ब भी तो चाहिए, इसका मतलब है यहाँ का ब्रोकन वर्ब है।
हैज ब्रोकन वर्ब है, क्योंकि ही हैज उसके द्वारा ग्लासेस, मतलब ही हैज उसने ग्लासेस को तोड़ दिया है, और तोड़ने में क्रिया हुई है ना, ग्लास तोड़ने में क्रिया हुई है, तो ये वर्ब है। यहाँ का ब्रोकन पार्टिसिपल नहीं है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ पे रिमूव्ड वर्ब में कोई क्रिया हो रही है, इसलिए ये वर्ब है। यहाँ तोड़ने में क्रिया हो रही है, वर्ब है। यहाँ ब्रोकन का मतलब क्या है, वो ग्लासेस को तोड़ चुका है, और यहाँ पे ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ ग्लास की विशेषता बता रहा है, तो ये वर्ब। ठीक है, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे हम लोग, ये कौन सा है, ये वाला पास्ट पार्टिसिपल है, बट ये तो पार्टिसिपल नहीं था, किसी की विशेषता वगैरह नहीं बता रहा था, ये वर्ब था, वर्ब। ओके, बताऊंगी आगे। एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, दूसरा मुख्य क्रिया। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम अगर ऐसा रहता, द ब्यूटीफुल ग्लासेस वर रिमूव्ड, तो यहाँ पे ग्लासेस नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ का ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बट क्या मैं ब्यूटीफुल को पार्टिसिपल बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल सिंपली एडजेक्टिव नहीं होता है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब में भी कौन सा वर्ब, या तो थर्ड फॉर्म या तो फोर्थ फॉर्म। तो ये जो ब्यूटीफुल है, ये वर्ब का फॉर्म है ही नहीं, ना थर्ड फॉर्म है ना फोर्थ फॉर्म, तो ये तो असली वाला एडजेक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। लेकिन इस ब्रोकन को हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। एडजेक्टिव इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि है तो ये वर्ब, बट नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है तो ये वर्ब बट नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, इसको पार्टिसिपल बोलें। इसको एडजेक्टिव मत बोलना, इसको पार्टिसिपल बोलना, क्योंकि ये है वर्ब काम कर रहा है एडजेक्टिव का, बट ये तो असली वाला। इतना दूर क्लियर है? आगे बढ़े। कमेंट बॉक्स में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा ना। ओके, बाकी V1 V2 और V5 नहीं करे। आगे बढ़े। ठीक है, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल है, बट ये नहीं है पार्टिसिपल। अब आ जाओ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी काम करता है। ओके, से मैंने लिखा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों यूज करती हूँ। मैंने लिखा द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। इस सेंटेंस में ये देखो, ये डेवलप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये डेवलपिंग आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब ही होता है, कभी कभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब ही होता है, बट पार्टिसिपल कब होता है मैं बताऊं। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला वाला सहायक क्रिया है और दूसरा वाला हेल्प मेन वर्ब। तो हमें तो अपना वर्ब मिल गया, इसका मतलब है कि ये वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये कंट्रीज की विशेषता बता रहा है। कंट्रीज नाउन है, और नाउन की विशेष कैसा, कंट्रीज डेवलप्ड, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। उसी तरह कंट्रीज कैसा है, नाउन। कैसा, कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी भी डेवलप, यहाँ तो कंट्रीज डेवलप कर चुके हैं, बट यहाँ पर वो अभी भी कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन ये नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये वाले डेवलप्ड को हम क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म काम कर रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल, और ये तो अभी भी डेवलप कर रहा है, आईएनजी फॉर्म में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसीलिए आपको V1 V2 में ना, V1 V2 में आप V3 को क्या लिख के लगा देते, पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल का नाम दे देते हैं और V4 को क्या नाम दे देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि V3 भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है और V4 भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ING फॉर्म। ओके, तो अगर कोई पूछे आपसे, अगर ऐसा सेंटेंस रहता, द कंट्री इज डेवलपिंग, कंट्री डेवलप कर रहा है, और दूसरा द डेवलपिंग कंट्रीज were given मॉनिटरी हेल्प, आर्थिक हेल्प दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखना यहाँ पे जो है ये डेवलपिंग, द कंट्री डेवलप कर रहा है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो यहाँ का डेवलपिंग ना कोई विशेषता वगैरह नहीं बता रहा है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। और द डेवलपिंग कंट्रीज वर गिवन मॉनिटरी हेल्प, तो यहाँ तो वर गिवन वर्ब हो गया, और यहाँ जो डेवलपिंग है कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, कंट्रीज नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ING भी है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो कभी कभी वर्ब का V3 वर्ब होता है, कभी कभी वर्ब का V3 किसी की विशेषता बता रहा है तो पार्टिसिपल है, कभी कभी वर्ब का ING वर्ब है, ING फॉर्म, और कभी कभी किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। ओके, तो कोई आपसे पूछे पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप बोल देना जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, या तो V3 या तो V4। V4 काम कर रहा है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V3 काम कर रहा है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 काम कर रहा है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का दो ही फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है, या तो V3 या तो V4। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब का V3 फॉर्म हमेशा पार्टिसिपल ही नहीं होता है, कभी कभी नॉर्मल वर्ब भी होता है और कभी कभी पार्टिसिपल भी होता है। उसी तरह वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING वाला कभी वर्ब भी होता है और कभी पार्टिसिपल भी होता है, वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। यहाँ वर्ब है ING फॉर्म, बट यहाँ कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। ओके, तो अभी हम लोग आगे जब हम लोग पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम V3 भी पास्ट पार्टिसिपल है, V4 भी पास्ट पार्टिसिपल है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ेंगे। अभी बस मेरे को बताना था ना कि इसका नाम पार्टिसिपल क्यों दिया गया। ठीक है, पार्टिसिपल क्यों दिया गया है, V3 का नाम पार्टिसिपल क्यों दिया गया, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब के अलावा वर्ब का ING फॉर्म, V4 फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है वर्ब के अलावा। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। अरे नहीं पार्टिसिपल जीर्ण नहीं होगा, अभी नहीं अभी सब नहीं पूछ लेना है, नहीं तो पता चला कि मैं जीर्ण पढ़ाना शुरू कर दूंगी। नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी बस ये याद रखो, आगे जब हम लोग का क्लास बढ़ेगा ना तो मैं बताऊंगी। वर्ब का ING फॉर्म कभी कभी तो वर्ब होता है, कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म जीरेंड भी होता है, कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म एडजेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, ये सब पढ़ाऊंगी। पार्टिसिपल कब होगा, जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और जीरेंड तो नाउन का काम करता है, अभी वो सब की जरूरत नहीं है, बस अभी ये देखो, क्लियर हो गया ना, जीरेंड तो नाउन का काम करता है, वो तो सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ वर्ब है, अगर किसी की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है। चलो, अब हम लोग वर्ब का फॉर्म्स करेंगे। ठीक है, 5 फॉर्म्स होता है, बट हम लोग कंपेयर 3 का करते हैं। अंडरस्टूड है कि चौथा वाला क्या है, हर वर्ब में ING लगाते जाओ तो चौथा बनते जाएगा, V4 बनते जाएगा, और V1 और V5 सेम ही है, बट ये प्लूरल फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। अब आपके पास ये वाला है, ओके, लेकिन अलग अलग से आपको दिख रहा होगा, आपके पास मैंने एक जो नोट्स आपको दिया है उसमें है ना,
V4 को V1 कहाँ से कह दोगे? V1 तो प्लूरल फॉर्म है, V4 तो ING फॉर्म होता है। V1 में जब ING लगाओगे ना तब वो V4 बनता है, V4 इज ING। ओके, अब देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स है, कुछ कुछ तो इजी होते हैं, इसलिए मैंने इजी वाला नहीं डाला, ठीक है? जो एग्जाम्स में आता है वही मेन डाला है। जैसे वर्ब का V1, V2, V3 ये तो सबको पता है। गिव का पास्ट टेंस गिव, ठीक है? ए गिवन। उसी तरह टेक, टुक पास्ट टेंस है, और टेकन। और V3 को ना, हम V3 को कई बार परफेक्ट टेंस भी बोल देते हैं, बताऊंगी आगे क्यों परफेक्ट बोलते हैं। आपने ये पढ़ा है ना कि हैज के बाद परफेक्ट टेंस चाहिए, V3 चाहिए, हैड के बाद भी V3 चाहिए, हैव के बाद भी V3 चाहिए, क्योंकि ये सब सेंटेंस को परफेक्ट बनाता है। इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि काम हो चुका है। ओके, तो ये सब हम बाद में करेंगे। ये वाला इजी है। राइट, ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा। राइट का पास्ट टेंस, ये V2 क्या होता है? पास्ट टेंस। और ये V1 क्या है? प्रेजेंट टेंस का प्लूरल है। प्लूरल है तो मैंने एस नहीं लगाया किसी में, ठीक है? और ये हो गया राइट, रोट, रिटन। ये तो इजी है, ठीक है? ये वाला शायद मैंने नहीं लिखा, ये लिख लो। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगैन, और एक होता है बिगन। ये शायद उसमें नहीं है, अगर नहीं है तो लिख लीजिए। और याद रखना है ना कि हैज के बाद V3 आता है, हैड के बाद। अभी मैं वर्ब चैप्टर करवा रही हूँ, उसमें भी कल मैंने जो करवाया था आपने उसमें देखा होगा। ओके, हैड के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा मैंने द शो हैज, ऐसा लगा दूंगी द शो हैज बिगैन, और यहाँ पे लिखती द शो बिगैन, तो नीचे वाला बिगैन सही है, ठीक है? ये बिगैन क्या है? V2 है, हम पास्ट टेंस में लगा सकते हैं। बट हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट बिगैन तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऐसा वाला एरर आता है। द शो हैज बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। उसी तरह स्विम का भी होता है, स्विम, स्वैम, और एक हो गया स्वम, ये थर्ड फॉर्म। और हैज, हैव, हैड के बाद V2 लगा के दे देंगे, V1 लगा के दे देंगे, हैज, हैव, हैड के बाद V3 आता। ये तो एक्टिव पैसिव वो सब भी बचा है। ओके, बिगिन वाला लिख लेना, ये सब तो पता ही है, बिगिन वाला लिख लेना। स्विम वाला भी अगर देख लो होगा तो ठीक है, स्विम, स्वैम, स्वम। और शुरू में कुछ इजी वाला है, फिर बताऊंगी। स्विम वाला है। देखो बच्चों का कंफ्यूजन एक जगह और होता है, हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन एक जगह और होता है। ऐसा रहेगा, रन, दौड़ना, रैन, और फिर से रैन लगा देते, जो कि गलत है, ठीक है? रन, रैन, और फिर से रन। तो ये जो रन होता है ना, ये V1 भी हो सकता है, और ये जो रन है ये V3 भी होता है, ठीक है? V3 भी होता है, V3। जैसे कम, केम, और V3 फिर से केम नहीं होगा, फिर से कम। रन, रन भी इसका V3 और V1 सेम है। आपको बताऊंगी कैसे पता करेंगे जब दोनों सेम है, कहाँ V1 है कहाँ V3 है। ओके, कम, केम, कम, फिर आपका आ गया बिकम का बिकेम, और फिर से बिकम। जैसे कम का केम था ना, और V3 केम ना होके कम हो गया, इसका भी V3 फिर से रन हो गया। उसी तरह बिकम का भी V3 बिकम ही होता है। ओके, अब ऐसा लिखा, दे कम ऑन टाइम, क्योंकि कम का V1 और V3 से मैं कैसे पता करेंगे कहाँ V1 है कहाँ V3 है? दे कम ऑन टाइम, हैज, हैव, हैड के साथ लगा है, इसका मतलब है ये V3 है। दे हैव कम ऑन टाइम,
अब आप बोलोगे मैम कम तो V1 भी होता है और कम V3 भी होता है, कैसे पता करोगे? याद रखना है कि बगैर हैज हैव हैड के लगा है, इसका मतलब है ये कम V1 है, और हैज हैव हैड के साथ लगा है क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 है। V3 गेट वाला अलग से करवाऊंगी। गेट का 2 V3 होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जिसको मैं लिखवाऊंगी जिसके 2 V3 होते हैं। गेट, गॉट, गॉट, और गॉट का गॉटन भी होता है। ओके, तो पहला 3 तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। लिख लिख के समझाना होगा। अब तो सारा इजी इजी तो आपको पता ही है, सारा इंपॉर्टेंट वाला आप करेंगे। देखो ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है। कम, केम, कम। उसी तरह रन, रैन, फिर से रन, स्विम, स्वैम, स्वम, उसमें से आपने बिगिन भी लिख लिया। ओके, अपना वहां पे डाल लो, एक यहाँ पे डाल लो बिगिन, ठीक है, बिगैन और बिगन। ये वाला तो आपको पहले से भी पता है, शुरू में इजी लिखा है। अब आ जाओ फ्लाई, फ्लो, कास्ट, ब्रॉडकास्ट। पहले तो ये करते हैं, ये वाला। ये जो कास्ट वर्ड है ना, एग्जाम में कास्टेड लगा देंगे। ये जो कास्ट वर्ड है इसका तीनों सेम होता है। कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। रुको लिख ही देती हूँ, समझा देती हूँ उसको। ये वाला कास्ट मत समझना। ये जो V1 V2 बनता है ना, ये नाउन का नहीं बनता है, ये वर्ब का बनता है। ये कास्ट का मतलब है जाति, और दिस कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, इट्स अ नाउन, ठीक है। और नाउन का V1 V2 नहीं होता, नाउन का V1 V2 नहीं बनता, वर्ब का बनता है। ये कास्ट करना, कास्ट करने का बहुत सारा मतलब होता है। किसी मूवी में किसी हीरो को कास्ट किया गया, मतलब उस हीरो को प्रेजेंट किया गया, उस हीरो को एक्टिंग दिया, रोल दिया गया। अगर आप वोट कास्ट करने जाते हो तो आप बोलोगे कल मैंने अपना वोट कास्ट किया, तो कास्टेड लगाने का मन होगा। कास्ट करने का मतलब एक वोट देना भी होता है, और एक कास्ट होता है ना, स्टील और आयरन को कास्ट किया जाता है, शेप दिया जाता है, चाहे जो भी मतलब है। कास्ट का ऐसा लगा के दे देंगे एग्जाम में, कास्टेड। अगर आपने कल वोट डाला ना तो आप बोलोगे आई कास्टेड माई वोट या आई हैव कास्टेड माई वोट। गलत है, गलत है। कास्ट का ईडी लगता ही नहीं है। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। कास्ट, कल भी आपने वोट डाला तो आई कास्ट माई वोट येस्टरडे, तीनों कास्ट ही हो, ईडी लगाना ही नहीं है। ओके, ईडी नहीं लगाना। उसी तरह टेलीकास्ट, टीवी पे कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, कोई भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट जनरली रेडियोस पे होता है। फोरकास्ट, फोर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर मतलब पहले, पहले से ही भविष्यवाणी करना। तो फोरकास्ट का मतलब है फ्यूचर बताना। तो एग्जाम में सब में ईडी ईडी लगा के दे देंगे। जैसे कल कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो ऐसा लगा देंगे दैट प्रोग्राम वाज टेलीकास्टेड यस्टरडे। आपको लगेगा कल हुआ है तो ईडी लगा देते हैं, बट गलत, ठीक है। इसमें भी गलत है। इसमें क्या होगा, कल भी हुआ तो टेलीकास्ट ही रहेगा, और फ्यूचर में भी होगा, द प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट। उसी तरह ब्रॉडकास्ट, ईडी मत लगाना, ब्रॉडकास्ट। उसी तरह फोरकास्ट, फोरकास्ट आपको लिखना नहीं है, आपका तो लिखा ही हुआ फोरकास्ट, इसमें ईडी नहीं लगता। जैसे ऐसा लिखा मैंने, आई कास्टेड माई वोट येस्टरडे, तो आपको लगेगा कि कल मैंने मतदान किया, कल मैंने वोट कास्ट किया, तो ईडी तो लगना चाहिए, क्योंकि आई कंप्लीटेड में तो ईडी लगता है ना। आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। बट कास्ट का V2 भी कहाँ चला गया, V2 भी तो कास्ट ही होता है, तो कास्ट लगाना, कास्ट। ऐसा कुछ लिखा, द प्रोग्राम, द प्रोग्राम will be telecast tomorrow। कल प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाएगा टीवी पे,
तो आप जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं वो बोलेंगे मैम हमने तो पढ़ा है ना बी के साथ, ठीक है, बी के साथ या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है। तो ये तो टेलीकास्ट गलत है, बट यहाँ पे टेलीकास्ट सही है। ओके, किसी के द्वारा प्रोग्राम अपने आप टेलीकास्ट नहीं होगा ना, किसी के द्वारा किया जाएगा तो पैसिव में जाएगा। तो यहाँ पे ईडी मत लगाना, बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो टेलीकास्ट का थर्ड फॉर्म ये भी तो टेलीकास्ट ही होता है, तो ईडी मत लगाना, इसमें सिंपली टेलीकास्ट रखना, ये थर्ड फॉर्म। तो टेलीकास्ट टेलीकास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। ठीक है, आगे बढ़े। मैं V1 V2 पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली। प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएगा V1 V2 पे बेस्ड। हाँ, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। ओके, चलो ये हो गया। अब आओ ये फ्लाई का मतलब है उड़ना, उड़ना, और ये होता है फ्लो। फ्लो का मतलब है नदी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, ठीक है। और ओवरफ्लो का मतलब भी है बहना के सेंस, जरूरत से ज्यादा। ओके, कभी कभी बाढ़ आता है, ड्यू टू फ्लड द रिवर्स ओवरफ्लो, पानी ज्यादा भर जाता है, ओवरफ्लो करने लगता है। 231 वाला रूल प्रोनाउन चैप्टर में, मैं इसको प्रोनाउन में पढ़ा हूँ। ओवरफ्लो का मतलब भी होता है बहना, जरूरत से ज्यादा। और फ्लाई का पास्ट टेंस, उड़ने का पास्ट टेंस फ्ल्यू होता है, और इसका V3 होता है फ्लोन, उड़ने का। और ये जो फ्लो होता है ना, बहने का पास्ट टेंस फ्लोड होता है, और उसका V3 भी फ्लोड होता है। और ओवरफ्लो में भी तो फ्लो का मतलब बहना ही है ना, ओवरफ्लोड। अब हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होंगे बताते। क्या किया? ओके, फ्लाई फ्लू बच्चों को बता रही हूँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करने वाले हैं ऐसे। स्टूडेंट्स को लगेगा ना कि ये जो फ्लोन है ये फ्लो का थर्ड फॉर्म होता होगा, ये फ्लोन भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये फ्लोड भी थर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होंगे कि ये फ्लो, उन्हें उन्हें ऐसा लगेगा ना कि ये फ्लो FLOW और यहाँ भी FLOW, तो ये जो फ्लोन थर्ड फॉर्म जरूर फ्लो का होता होगा। नहीं, ये जो फ्लोन है ये उड़ने का थर्ड फॉर्म है, बट फ्लो का मतलब है बहना, बहने का थर्ड फॉर्म फ्लोड है, ठीक है, फ्लोड है। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने लिखा द rivers have overflown the banks। बैंक्स का मतलब है नदी के किनारे से भी, ओके, नदी के किनारे से भी पानी नदी के ऊपर से बह रहा है, ओके, बाढ़ आ गया है। तो आपको लगेगा कि अरे हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो फ्लोन भी तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, फ्लोन भी तो थर्ड फॉर्म है। फ्लोन थर्ड फॉर्म है, बट किसका? उड़ने का, उड़ने का, फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, बट नदी बह रहा है ना, नदी बह रहा है तो बहने का ओवरफ्लोड होगा, फ्लोड, ओवरफ्लो, ठीक है। उसी तरह ऐसा रहता द birds
द बर्ड्स हैव फ्लोड, तो फिर ये गलत होता, क्योंकि ये फ्लोड तो बहने के सेंस में है, बट पक्षी तो उड़ रहे हैं और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहां पर फ्लोन चाहिए। क्विज में कल मिला था ना कि इंपॉर्टेंट है ये, रिवर वाला के साथ तो बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, रिवर वाला फ्लोन लगा के दे देते हैं, आपको फ्लोट डालना। इसमें एक और चीज है, एक और मुझे फ्रेज करवाना है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एक फ्रेज आता है, ओके, लिख लीजिएगा, ये कई बार दिखा है एग्जाम में। जैसे मैंने बोला, फ्रेज जो होता है ना, उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। ईडीएम्स एंड फ्रेज में ग्रामर का रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं करते। फ्लाई का मतलब तो आप बोलोगे मैम लिटरली, लिटरल मीनिंग फ्लाई का क्या होता है? लिटरल मीनिंग फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और फ्लो का मतलब है बहना, कोई भी नदी वगैरह बह रहा। बट ईडीएम्स और फ्रेज में मीनिंग बदल जाता है। कभी कभी मैंने फिल अप द ब्लैंक्स ऐसा कुछ देखा है, और फ्लाई का पास्ट टेंस फ्ल्यू होता है और फ्लो का पास्ट टेंस फ्लोड होता है। तो एक ऐसा था, ही डैश इनटू रेज। रेज का मतलब है गुस्सा, ओके, रेज का मतलब है एंगर, गुस्सा। और इन्होंने ऑप्शन में डाला है, मतलब एकदम वो गुस्से में आ गया, ऑप्शन में डाला है। एक जगह डाला था फ्ल्यू और एक जगह डाला था फ्लोड, ठीक है, पास्ट टेंस में। तो कौन सा होगा? ये एक फ्रेज है, एक मुहावरे है, इसका मतलब होता है गुस्सा में आना। देखो मुहावरे में ना, तो आप बोलोगे मैम फ्ल्यू का मतलब तो उड़ना होता है, तो ये क्या आया, वो गुस्से में उड़ गया और वो गुस्से में बह गया, ठीक है, गुस्से में बह गया, गुस्से में उड़ गया। ये जो फ्रेज है ना, ये फ्लाई के साथ ही बना है, तो पास्ट टेंस में इसका फ्ल्यू होगा आंसर। साइड में लिख लीजिए। अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है ना, तो ये एक मुहावरे है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब गुस्सा के सेंस में ये होता है फ्लाई इनटू अ रेज। फ्लाई इनटू अ रेज एक मुहावरे है जिसका मतलब होता है गुस्सा में होना, एंग्री होना। और फ्लाई प्रेजेंट टेंस में फ्लाई लिखना और पास्ट टेंस में फ्ल्यू लिखना, फ्लोड मत लिखना। तो ये जो मुहावरे बना है ना, इसमें इसका एक्चुअल मीनिंग मत लगाइए। मुहावरे में ऐसा थोड़ी है 9 2 11 होना, इसका मतलब है 9 + 2 = 11। 9 2 11 वहां उसका मतलब होता है भाग जाना, रन अवे। तो मुहावरे में मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ फ्लाई का मतलब उड़ना या बहना वाला मत लिखना, उड़ना बहना का सेंस नहीं है। फ्लाई इनटू रेज का मतलब है गुस्सा। ये फ्रेज फ्लाई के साथ ही बना है, और फ्लाई का ही पास्ट टेंस में लगाओगे तो फ्ल्यू लगाना, या थर्ड फॉर्म में लगाना है, ही हैज फ्लोन इनटू रेज। तो ये गुस्सा होने वाले सेंस में ना, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन लगा। ये आपको कहीं फिल अप द ब्लैंक्स में मिल जाएगा और कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ये एक फ्रेज है, मुहावरे हैं। फ्लाई इनटू रेज होता है, या फ्ल्यू इनटू होता है, या फ्लोन होता है। ये फ्लोड वाला के साथ नहीं बना। तो आपको अपने पीडीएफ्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखनी होती है। यहाँ हो गया कास्ट, कास्ट कास्ट हो गया, ठीक है। और अभी आप और क्या कर सकते हो,
कुछ कुछ और लिख लो। कुछ ऐसे होते हैं पीडीएफ में, इजी है ये तो आपको पता ही है। जैसे फिनिश, ठीक है, फिनिश है तो फिनिश का V2 भी फिनिश्ड होगा और V3 भी फिनिश्ड होगा। हैज हैव हैड के साथ लगा है तो V3 मान लेना, बगैर हैज हैव हैड के लगा है तो V2 मान लेना। ये आपको वैसे पता है। कंप्लीट, कंप्लीट का पास्ट टेंस क्या है? कंप्लीटेड। और V3 भी कंप्लीटेड। ईडी लगा के भी बनाते हैं। कुछ और भी, जैसे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट की तरह कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिसका V1 V2 V3 सब सेम होता है। जैसे मैंने लिखा पुट, पुट, पुटेड नहीं होगा, पुट पुट पुट, पुट का तीनों फॉर्म सेम है। जैसे कल आपने कोई एक चीज कहीं पे रखा तो पुटेड नहीं लगाओगे, पुट पुट पुट। उसी तरह शट, शट, शटेड नहीं होगा, ही शटेड द डोर नहीं होगा, शट शट शट। उसी तरह हाँ, कट कट कट, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, कट कट कट। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। वेदर फोरकास्ट होता है ना, भविष्यवाणी कर रहे हैं पहले ही। अब एक कॉस्ट लिख लो, मैथ्स में देखा है मैंने। दिस, अच्छा कॉस्ट तो है यहाँ पे, दिस बुक कॉस्टेड 20 रुपीज। कॉस्टेड वर्ड नहीं होता है, कॉस्ट का भी कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्टेड कोई वर्ड नहीं होता है। कॉस्ट 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 सेम ही होता है। शर्ट शर्ट शर्ट, पुट पुट पुट, कट कट कट। मैथ्स टीचर से इंग्लिश थोड़ी सीखना है। कॉस्ट कॉस्ट, जैसे रीड होता है, ठीक है, रीड का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, ठीक है। रीड का तीनों फॉर्म सेम तो होता है, रीडेड, रीडेड या रेडेड नहीं करोगे, तीनों फॉर्म सेम होता है। बट प्रेजेंट टेंस में इसको रीड पढ़ते हैं, पास्ट टेंस में रेड और V3 में भी रेड, बट स्पेलिंग सेम होता है। उसी तरह कॉस्टेड का भी स्पेलिंग, मतलब कॉस्ट का तो तीनों सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम। मैथ्स टीचर से इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश टीचर से मैथ्स नहीं पढ़ना है। रीड रेड रेड, या रेड का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नहीं नहीं, बीट वाला अलग से करेंगे, बीट का बीटन भी होता है, ये हो गया। अब उसी तरह कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, इजी है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे है टीच, तो टीच का कई बार ना पास्ट टेंस टीच्ड लगा के दे देंगे। टीच्ड, टीच्ड, टीच्ड कोई वर्ड नहीं होता, देयर इज नो सच वर्ड लाइक टीच्ड। टीच्ड का होता है टॉट, TAUGHT। और V3 भी टॉट, हैज हैव हैड के साथ V3 लगा। उसी तरह एक वर्ड होता है ब्रिंग और एक वर्ड होता है बाय, दोनों में डिफरेंस देखना। ब्रिंग का मतलब है कोई भी चीज लाना, तो ब्रिंग का ब्रॉट होता है, आर लगेगा, आर है। बट बाय का कई बार एग्जाम में बाइड लगा देंगे। जैसे टीच का टीच्ड लगा देते हैं ना, बाय का बाइड होता है, बाइड कोई वर्ड नहीं होता, बाय का मतलब है खरीदना, इसका बॉट होगा। ठीक है, ये ब्रॉट है और ये बॉट है, आर लगा हुआ है ब्रिंग वाले में। ठीक है, इसमें आर है, इसमें नहीं है। और फाइट का तो पता ही है, फाइटेड नहीं होगा, फाइट का पॉट। ये तो थोड़ा इजी इजी वाला भी करवा दिया है, पॉट। पहले से आप लोग को पता है, ब्राइड बाइड मत लगाना, टीच्ड मत लगाना। टीच का टॉट होता है
और बाय का बायड नहीं होगा, बाय का बॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फाइट, फॉट, फॉट, टीच, टॉट, टॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय का बॉट, बॉट। ये तो इजी वाला है। अब आ जाओ, यहां से हमारा सारा हो गया। नोट्स नोट्स मांगते हो, नोट्स बिना समझाए कैसे चलेगा? नहीं तो बुक ही से पढ़ लोगे सब, फिर टीचर की क्या जरूरत है। यहां तक हम लोग का हो गया। ओके, यहां से लेकर यहां तक हो गया। अब आ जाओ स्ले और हैंग, हैंग्ड। स्ले का मतलब होता है कत्ल करना। गला काटकर किसी को स्ले कर देना, कत्ल करना, गला काटकर हत्या करना। V1 V2 V3। स्ले हिंदी में लिख लो, स्ले करना, काटकर कत्ल करना, काट कर, वो भी सब्जी काटने को स्ले नहीं बोलेंगे। ओके, सब्जी काटना कट होगा, बट स्ले तो कत्ल करने वाले सेंस। स्ले का V2 स्लीव होता है और इसका V3 स्लेन होता है। ठीक है, V3 स्लेन होता है। अभी अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले मुझे पूरा V1 V2 करवा लीजिए, मुझे एग्जाम्पल्स, इतना सारा एग्जाम्पल्स है ना V1 V2 का। हाँ, और ब्रिजेश वेरी गुड, कैच का भी वही रखना, कैच का कैच का कैच्ड मत करना। ठीक है, कैच का V2 कॉट होता है, कॉट पकड़ने वाले सेंस में, और V3 भी कॉट। गुड, कॉट। ठीक है, हाँ, एग्जाम में कई बार आपको देखोगे ना, सबसे पहले तो ये लगा देंगे स्लेड। पास्ट टेंस बनाने के लिए स्लेड नहीं होगा, और कभी कभी स्लीव्ड भी लगा देते। पास्ट टेंस, स्ले का पास्ट टेंस स्लेड नहीं होता है, स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है, कत्ल करना। और जब स्लीव ऑलरेडी पास्ट टेंस है ही, तो फिर उसमें से ईडी लगाने की जरूरत ही नहीं है। ईडी क्यों लगाओगे, ये तो ऑलरेडी स्ले का पास्ट टेंस है, तो स्लीव होगा। एग्जाम्पल्स मिलेगा आपको बहुत सारा। स्ले करना, कत्ल करना। ठीक है, जैसे he has been slew, slayed या slain by the kidnapper, किडनैपर के द्वारा उसकी कत्ल की गई। और हैज, हैव, हैड के बाद, बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट ये तो V2 है। और स्लेड तो वर्ड होता ही नहीं है, जब स्लीव तो अपने आप में V2 है, स्लेड क्यों लगाओ, स्लेन लगाओगे। स्लेन, स्लेन V3 है, पैसिव वॉइस में जा रहा है, किडनैपर के द्वारा, स्लेन। अगर ऐसा रहता he slewed, slayed या स्लीव द किडनैपर, उसने किडनैपर को मार डाला, उसने किडनैपर की कत्ल कर दी। पास्ट टेंस में जा रहा है, तो स्लीव तो अपने आप में पास्ट टेंस है, ईडी मत लगाना, स्लेड नहीं होगा, सिंपली स्लीव। मुझे लग रहा है V1 V2 आज तो नहीं, कल मैं V1 V2 को पूरा खत्म करके और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। क्वेश्चंस में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि V1 V2 से एग्जाम्स में बहुत सारे एरर्स मिलने वाले। अपनी तरफ से मैंने सारा प्रीवियस उठा लिया है। ठीक है, अब जो हैंग वाला, एक हैंग का मतलब होता है हैंग टिल डेथ। एक हैंग इज प्रिजनर वगैरह को जो फांसी दी जाती है, जो फांसी दी जाती है ना, उसका V2 भी हैंग्ड होगा और उसका V3 भी हैंग्ड ही होगा।
V3 भी हैंग्ड होगा। और एक हैंग का मतलब है कपड़े वगैरह लटकाते हैं ना, क्लोथ्स, हैंगर में कपड़े को लटकाते हैं, फोटो फ्रेम को लटकाया है अपने फोटोज, ठीक है, पिक्चर्स के लिए, तो उसका V2 फोटो वगैरह लटकाने के लिए हैंग लगाना, और V3 भी हैंग, लेकिन फांसी वाले के लिए हैंग लगाना। फांसी वगैरह के लिए हैंग्ड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वाला एग्जाम है, तो थोड़ा सा उसमें वो थोड़ा सा बैंकिंग की तरफ झुकाव है, ठीक है, लेकिन बैंकिंग का के जैसा उसका लेवल नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा आपको 1 बजे का बैच मिला ही है, वो सब में आप अच्छे से पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS करके जाइए। जो भी बैंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है उसमें ग्रामर थोड़ी आता है, ज़्यादा हल्का फुल्का आता है, ज़्यादा तो अब तो SSC भी वही हो गया, SSC भी वही हो गया। होता क्या है ना, देखो मुझे इतना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। जब भी मेंस का भी बैच आता है ना, तो होता क्या था, आज से 5 साल पहले मेंस का बैच आया, लेकिन बच्चों का पता नहीं क्या है इतना, मतलब मेंस के बैच में समझदार बन के आए हो, प्री के बैच में जितना ज्यादा टॉपिक वाइज एरर करो, ठीक है, प्री बैच में टॉपिक वाइज एरर है, एकदम मन भर के करो, जितना हो सकता है टॉपिक वाइज करिए, लेकिन जब आप मेंस में आइए ना, मेंस में आइए तो आप मुझे बार बार बोलिए कि मैम टॉपिक वाइज तो हमने भरपूर प्री में कर लिया है, भरपूर प्री में कर लिया है, अब हमारा ध्यान पूरा, मैम आप हमें मिक्स्ड एरर्स करवाइए, मिक्स्ड एरर्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको ये बोलना चाहिए। बट फिर भी बच्चों का कहना होता है कि मैम हमने आपसे नहीं पढ़ा है, या हमने प्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, तो हमारा टॉपिक वाइज एरर भी करवा दीजिए, ठीक है। तो लेकिन याद रखना है ना कि टॉपिक वाइज एरर करना है ना, तो टॉपिक वाइज एरर में ज़्यादा एरर नहीं करना, हर टॉपिक पे मेंस में सिर्फ 40-50 करना है, ठीक है। मेंस में जो टॉपिक वाइज एरर होता है ना, वो सिर्फ होता है कि थोड़ा सा वार्म अप सेशन, थोड़ा सा रूल्स वगैरह टीचर आपको उसके थ्रू याद करवा दे, तो 40-50 क्वेश्चन में अब टीचर का काम है ना 40-50 ऐसा क्वेश्चन लेके आना है जहाँ पे उनका पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाए, ठीक है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाके उनका ग्रामर रिवाइज हो जाए, बट अल्टीमेटली तो मिक्स्ड करना है, ओके, मिक्स्ड करना है। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं 100 क्वेश्चन लेके आ जा रही हूँ और 100 क्वेश्चन में ना एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया, उससे क्या फायदा, आपका टाइम वेस्ट होता है, ओके, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो होता क्या था, पहले मैं भी 5-6 साल पहले मैं भी मतलब एक एक टॉपिक पे ना 100 क्वेश्चन करवाती थी, और हर टॉपिक में 100 क्वेश्चन करवाने के लिए अच्छे से 2 दिन लगता था, तो कुल मिला के आपके 12-13 टॉपिक से, ठीक है, 3 इंटू 13 तो 26 मंथ के चलो कि 1 मंथ तो हमें टॉपिक वाइज में ही रह गया, लग गया। मेंस के बैच में अगर मैं 1 मंथ आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ और उसके बाद बचा 2 महीना, उस 2 महीने में मैं कैसे आपको मिक्स्ड एरर्स सही करवाऊंगी, ओके। तो आपको क्या करना है ना, एकदम वार्म अप सेशन, जल्दी 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 मेंस के बैच में टॉपिक वाइज एरर्स का जल्दी जल्दी कर लेना, बट असली बच्चों का प्रॉब्लम तो मिक्स्ड एरर्स में, और वो भी मेंस में आप एग्जाम देने जाओगे 145 क्वेश्चन है, ठीक है, 3-3 नंबर का, तो आपका सिलेक्शन एरर पे थोड़ी होगा, ये तो पिछले 5 साल से बच्चों को पता चल गया, आपका सिलेक्शन एरर्स पे नहीं है, क्योंकि एरर्स का लेवल बहुत इजी आ रहा है। एडुक्विटी पैटर्न में थोड़ा सा टफ पूछा है ना, तो एरर्स को नहीं पूछा, एरर का लेवल अभी तक वैसा है, टफ पूछा है क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज, तो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन इसी पे है, ठीक है। रो के पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, मन मार के पढ़िए, हंस हंस के पढ़िए, बट पढ़ना तो है ही। अगर इसको शुरू में छोड़ के चले जाते हो तो मान के चलो कि 2 साल तक सिलेक्शन रुका रहेगा, 2 साल बाद जैसे बुद्धा को ज्ञान मिला था बोधि ट्री के नीचे, आपको भी 2 साल बाद ज्ञान मिलेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, आपने ये सब पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सब पे वर्क करना है, ओके, ये सब पे वर्क करना बहुत जरूरी है। स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी तो वही है, तो इसको मतलब मजबूत बनाना है। अब SSC का भी इंक्लिनेशन, झुकाव एकदम इसी पर है, CDS का पेपर भी पूरा वोकैब बेस्ड बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैंग हंग्ड, अब मैंने लिखा
he hung या hanged the lamp, उसने लैंप को लटका के रखा, या he hung या hanged the clothes along the rope. या the prisoner has been hung या hanged. बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. हार्डवर्क करना है. हाँ, आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बॉडी एक हो रहा है. लेकिन अगर आज मैं यूट्यूब क्लास नहीं लूंगी ना तो बच्चों के मन में आ जाएगा मैम ने धोखा दिया. मैम ने एक दिन क्लोज टेस्ट PQRS करवा के बेवकूफ़ बनाया हमें. ओके, मैम को एडमिशन पेड बैच में लेना था, इसलिए मैम ने यूट्यूब पे आके फ्री बढ़ा के धोखा दिया. आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही, थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा है. लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट्स को ये प्रूफ करना है मैंने आपका धोखा नहीं दिया. आज आपका यूट्यूब क्लास है, यूट्यूब क्लास है. तो पहला वाला देखो, उसने लैंप को, लैंप फांसी देने के सेंस में ये लगाना. उसने लैंप को, फोटो को, कपड़े को लटका रहे हो दीवार वगैरह पे कहीं पे, तो हंग करना. यहाँ भी रस्सी में कपड़ों को लटकाया, बट यहाँ कैदी को फांसी दिया गया. हैंग्ड, हैंग्ड. हैंग्ड, हैंग्ड होगा. द प्रिजनर को फांसी पे लटकाना है तो हैंग्ड लगाना. अब एक और फ्रेज लिखवा रही. ओके, कपड़ा, फोटो वो सब पे लटका रहे हैं. फांसी वाला बस हैंग्ड होगा बाकी सारे केस में. अब देखो, जैसे मैंने ये बताया था ना फ्लाई वाला, फ्लाई इन रेज, उसी तरह एक ऐसा भी आता है. ही हंग या हैंग्ड हिज फेस इन शेम. यहाँ पे हैंग का मतलब है शर्म से मुंह लटक गया उसका. उसको कुछ ऐसा बोल दिया गया कि शर्म से उसका मुंह लटक गया. तो अब क्या होगा, हैंग होगा, हंग होगा या हैंग्ड होगा? हंग्ड नहीं होता है, इतना पीटूंगी. हंग्ड हंग्ड जो बोल रहे हैं, हंग्ड कहां से हो गया? हंग्ड या इसका हंग्ड कोई वर्ड होता ही नहीं है. हंग हंग होता है. हैंग्ड होता तो हो सकता है HAN, हैंग फांसी के सेंस. अभी भी हंग्ड हंग्ड लिख के भेज रहे. हंग्ड कोई वर्ड नहीं होता आकाश. तो यहाँ पे आपको लगेगा अरे उसने तो शर्म से फांसी लगा लिया. अपने मुंह को कोई फांसी थोड़ी लगाएगा. ओके, शर्म से मुंह लटक जाना तो वहां पे हैंग्ड नहीं होगा, हंग. आप बोलोगे कि मैम ये नॉन लिविंग के लिए होता है ना. नॉन लिविंग लिविंग ऐसे मत याद करो, ये भी तो लिविंग है. उसका मुंह लटक जाना, मुंह लटक जाना शर्म से, तो ये वाला सेंस होगा, फांसी का सेंस नहीं जा. ये भी हो गया. ये वाला स्लाइड पूरा हो गया ना. अब इस पे आते हैं. नेक्स्ट आ जाओ. बियर. बेयर का दो मतलब होता है, ठीक है. बेयर का दो मतलब है. एक बियर का मतलब, अच्छा वो भी बताना होगा. एक तो ये भालू होता है, वो वाला बियर वर्ब नहीं है ना. बोला मैम बियर का मतलब तो भालू भी होता है. भालू का V1 V2 तो नहीं होगा क्योंकि भालू नाउन है, और नाउन का V1 V2 नहीं बनता, वर्ब का बनता. एक तो ये जो बियर पीते हैं लोग, BEER वाला बियर, ठीक है. ये जो बियर और वाइन जो होता है, दोनों में डिफरेंस है. इसका भी V1 V2 नहीं बनता. हम बात कर रहे हैं बेयर एज अ वर्ब, ठीक है. बेयर एज अ वर्ब, इसका दो मतलब होता है.
एक बेर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, एक बेर का मतलब है जन्म देना, बर्थ लिख लीजिए, जन्म देने के सेंस में है ना, तो उसका V2 बोर होगा और उसका V3 बोन होगा, BOR है। और एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, या किसी भी चीज का भार उठाना, बर्दाश्त करना, जो भी सेंस आए, उसका भी V2 बोर ही होगा, BORE। ये देखो, जन्म देने के सेंस में भी V2 बोर है और बर्दाश्त करने के सेंस में भी बोर है, बट जन्म देने के सेंस में बॉर्न है और बर्दाश्त करने के सेंस में V3 BORNE। ठीक है, एक बोर का मतलब है भार उठाना या बर्दाश्त करना, सहन करना, सहन करने के सेंस में भी बोर होगा, BORNE, और जन्म वाला तो बॉर्न होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। और एक तो ये भी बोर होता है, क्लास कर करके आप लोग बोर हो जाते हो, वो बोर तो अलग है। एक होता है ना क्लास कर V1 बोर, और उसका होता है बोर्ड और बोर्ड। ये वाला जो बोर है ना, ये वाला बोर तो पास्ट टेंस है, बर्दाश्त करना और जन्म देने का पास्ट टेंस है, और ये बोर प्रेजेंट टेंस है, किसी चीज को लेकर बोर हो जा रहे हो क्लास कर करके, उसका VD लगा। ओके, अब लिखा मैंने द कंपनी, या हाँ लिखते हैं ये, द कंपनी हैज borne या borne all the expenses he has been born या born to poor parents, उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। तो नीचे वाला born किस सेंस में, जन्म के सेंस में है ना, उसका जन्म गरीब पुअर पेरेंट्स के घर हुआ, जन्म के सेंस में है तो born लगाना। ठीक है, और कंपनी ने, अब आप बोलोगे मैम ये भी तो V3 है, और हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, ये भी V3 है, बट यहाँ तो जन्म देने का सेंस है ना, बट यहाँ जन्म नहीं, सब कंपनी ने सारे खर्च का भार उठाया, सारा खर्च टॉलरेट किया, भार उठाया, भार उठाने में ऑल द एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द कंपनी। गलत बोल रहे हो, पहला, हाँ पहला वाला में BORNE होगा और दूसरा में बोर्न हो। ओके, ये भी हो गया। ये सब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, और दोनों का मतलब कैसे कैसे अलग होता है, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है इसमें। बोन हो गया, अब तो सबसे इम्पोर्टेंट बचा हुआ है। ओके, पहले मैं सोच रही हूँ ना कि इसको करवा दूँ, ये वाला में तो मेरे को बहुत सारा टाइम लगने वाला है और इम्पोर्टेंट है, पहले मैं इसको करवा दूँ, बेड वाला यहाँ ख़त्म करती हूँ पहले। ये देखो, ये बिड और एक बिड, इस बिड का दो मतलब है। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है, बोली लगाने वाले सेंस में,
जैसे ऑक्शन में, ऑक्शन किसको बोलते हैं? नीलामी वगैरह में जो बोली लगाई जाती है, बिडिंग होता है ना। जैसे आपने अपने सुन भी रहे होंगे कि एडुक्विटी ने बिडिंग किया, टीसीएस ने भी बिडिंग किया था टेंडर के लिए, और एडुक्विटी ने भी किया था, बट एडुक्विटी ने बहुत कम रेट किया था, तो एसएससी उसी को पसंद कर लिया कि कम खर्च में एग्ज़ाम करवा लेंगे, लेकिन सारा एग्ज़ाम ही बर्बाद कर दिया। ओके, तो बिडिंग मतलब बोली लगाया था टेंडर के लिए। तो अगर बोली लगाने वाला सेंस है ना, तो दोनों का तीनों सेम होगा। बोली लगाने का सेंस है तो बिड, बिड और बिड सेम है, याद रखना है। बोली लगाने वाले में बिडिंग किया जाता है, बोली लगा रहे हैं नीलामी वगैरह में, टेंडर वगैरह लेने के लिए। और ये जो बिड है, एक तो बोली लगाना है, जहां वाक्य में बोली लगाने का सेंस है तो वहां पे तीनों सेम होगा। बिडेड मत लगाना, वैसे बिडेड कोई वर्ड होता ही नहीं, ठीक है। और एक बिड का मतलब होता है ना, ये एक और बिड है, एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, और एक होता है बाय करना। आपको एक्टिव पैसिव में ये मिलने वाला है। आपने ऐसा कहीं शेक्सपियर वगैरह का ड्रामास पढ़ा होगा, तो बिड फेयरवेल, ठीक है, बिड फेयरवेल मतलब विदाई दी जा रही है, बाय किया जा रहा है, बाय के सेंस में। ओके, तो बाय के सेंस में जा रहा है। और जहां ऑर्डर या बाय के सेंस में हो, वहां पास्ट टेंस बिड लगाना और V3 बिडन लगाना। बिडन, थोड़ा इसको अच्छे से स्कैन कर लीजिए। हाँ, बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स फिक्स प्रेपोजिशन है। आज तो उनका, आज आपका री एग्जाम भी है, ठीक है। जिसका एग्जाम खराब हुआ था, आज री एग्जाम भी है, और बोल रहे हैं, आज ही बोला था ना कुछ कि आंसर की भी रिलीज करेंगे प्री का। आज या कल ऐसा कुछ बोला है, आंसर की भी रिलीज होगा। ओके, तो बिड का अगर नीलामी के सेंस में है और बोली लगाने के सेंस में हो, कुछ छेड़छाड़ नहीं, जैसे टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, पुट पुट वुट, उसी तरह बिड बिड बिड। अगर ऑर्डर के सेंस में है, बाय के सेंस में है, तो बिड लगाना और बिडन लगाना। और एक वर्ड होता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। बिड में जैसे ऑर्डर कर रहे हो, और फॉरबिड में ऑर्डर दे के मना कर रहे हो। ओके, फॉरबिड करने का मतलब है रोकना, मना करना, निषेध वाले सेंस में, या किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना। तो ठीक है, यहाँ पर आप ऑर्डर दे रहे हो, यहाँ भी ऑर्डर दे के मना ही कर रहे हो ना, तो इसका भी बिड होगा, फॉरबिड होगा, ठीक है। बिड का पास्ट बिड होगा, और जैसे इसका V3 था, तो वैसे ही इसका फॉरबिडन हो, ठीक है, फॉरबिडन होगा। ओके, जैसे बिड का बिडन है, तो ये याद रखना। और बिडेड कोई वर्ड नहीं, अगर बोली लगाने के सेंस में भी इसका पास्ट टेंस बिडेड नहीं है, बिड है। और ऑर्डर और बाय के सेंस में भी बिडेड तो नहीं है, बिड है, बिड। हाँ, स्टेनो का सही बोला, स्टेनो का मैं स्टेनो का आंसर की तो दिया था उन्होंने। बोल रहे मैम स्टेनो का आंसर, वो फेज एग्जाम का नहीं दिया था ना, मतलब डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा था फेज एग्जाम का। आंसर की तो दिया था, बट आधा अधूरा क्या क्या था, डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, उसमें फॉरबिड किया था, पाबंदी लगा दी थी कि कोई बच्चा आंसर की नहीं शेयर करेगा। स्टेनो का तो आया था, जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसी समय आया था स्टेनो का, प्रोटेस्ट के समय। ठीक है, फॉरबिडन वो हो गया।
हाँ रॉन्ग क्वेश्चन थे, क्या बोलोगे यार, इन लोग का मतलब सुधर भी नहीं रहे। सब टीचर ने पैसे वैसे भी दिया, अब बच्चे बोल रहे हैं मैम आप लोगों ने पैसे दिए थे, क्या पैसे देने से। माई डॉटर ना, शी इज इन हाई कोर्ट, तो जब वो आती है तो तब मुझे मतलब वो उसका चल रहा है, हाई कोर्ट में है, ठीक है। तो जब वो आती है ना तो मैं बोलूँगी अरे तुम्हारा केस तो ये केस तो जनवरी का, तुम जनवरी से बता रही हो, अभी तक इसका सिर्फ डेट पे डेट लगा जा रहा है, देखो अब आ गया है अक्टूबर। तो मैं ना कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को वहां जाके तो नहीं देखती हूँ, जब वो घर आके मतलब सारे कोर्ट की चीज डिस्कस करती हूँ ना, तो मैं यही फील करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि अरे तुम लोग का कोर्ट का कोई जज तो ऐसा होगा ना जो फैसला जल्दी दे दे। तो बोले कि ऐसा नहीं होता, कोर्ट में डेट पे डेट आता है, वहां से वो आएंगे, वहां से वो आएंगे, किसी दिन जज एब्सेंट रहेंगे, किसी दिन पार्टी में से कोई एब्सेंट है, किसी दिन लॉयर प्रिपेयर्ड नहीं है तो अपने जूनियर को भेज के किसी दिन डेट ले लेंगे कि दूसरा डेट लेके आओ, तो जल्दी फैसला आता ही नहीं है। तो सोचो कि एसएससी का जो इतना बड़ा घोटाला है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो और लिंगर कर रहा है। तो घर का चीज नहीं है ना, पैसे दे के आप जजमेंट ले लोगे, डेट पे डेट, मतलब टाइम लगता है, टाइम लगता है काफी सर, बहुत डेट पे डेट, डेट पे डेट मिलता है। ओके, फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन। आज री एग्जाम था ना, आज फेज वालों का था री एग्जाम, तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। रुको पहले इजी इजी, क्योंकि ना इसको अगर मैं स्टार्ट करूंगी ना मेरे को टाइम लग जाएगा, और फिर आज यूट्यूब क्लास भी है, तो ये वाला मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ऑक्शन, नीलामी में कर रहे हैं तो बिड, बिड, अगर ऑर्डर दे रहे हो, एक ऑर्डर भी होता है और एक बाय के सेंस में भी होता है, तो बिड और बिडन। इसको गलत कैसे कर दिया यार, इसको कैसे नहीं सुधार के देती हूँ और इन लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसको सुधारिए, ठीक है, इसको सुधारिए। ईएन गायब कर दिया यहाँ से, पिछले स्लाइड में ना मैंने इसको इम्प्रूव किया था, और इन्होंने लग रहा है इसको सेव वगैरह नहीं किया है, इसको सुधार लीजिए। तारीख पे तारीख मिलता है, ये वाला ना गलती हो गया है, बीट बीट बीटन। ओके, इसको सुधार लीजिए, ये गलती से आ गया है। पहले तो मैं इधर का करवा लूं, क्योंकि इसमें भी मेरे को रुको, ये वाला तो मैं कल के लिए रख रही हूँ, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ से करती हूँ राइज और रेज, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्रूव कर लेना। पिछला स्लाइड में गलत आ गया था, मैंने इसको इम्प्रूव करके फिर से बनाया था, फिर उन्होंने शायद इम्प्रूव नहीं किया। बीट का मतलब बीट, और एक होता है बीटन। ओके, बीटन कर लेना, ईएन लगा लेना। अब उन्होंने फिर से अलाउ कर दिया है, आंसर की आएगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस हो सकता है, फिर से अलाउ। जब हाई कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई ना कि ये क्या तरीका हुआ कि आंसर की आने के बाद बच्चे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन स्टेनो में गलती से आया था, इंक्लूड कर दिया था। ओके चलो, रुको मैं पहले राइज और रेस करवा लेती हूँ, ठीक है। बड़ा इस बार बच्चों के साथ दुख दर्द हुआ है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये मैं कल करवाऊंगी, ये हो गया, ठीक है। और इसमें सुधार लीजिएगा, ईएन लगा दीजिएगा, बीटन। अब आती हूँ राइज रेस, इसको करके एंड करती। कल मैं V1 V2 आपका पूरा खत्म करवा के क्वेश्चंस करवाऊंगी। V1 V1 V2 और V3। राइज, राइज का बहुत सारा मतलब होता है। एक राइज का मतलब है द सन राइजेस, उगना, उगना, सन, सन के लिए द सन राइजेस। अगर आप बोलोगे आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, एक होता है उठना, ओके, आप सुबह जल्दी उठते हो,
और एक राइज का मतलब होता है बढ़ना, प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। एक राइज का मतलब होता है ना उगना, द सन राइजेस, और एक है उठना जगना, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, और एक राइज का मतलब है बढ़ना, बढ़ना। अब और एक होता है रेज, ये राइज है और ये रेज। आज के क्लोज टेस्ट जो मैं यूट्यूब पे करूंगी, नहीं यूट्यूब या 1 बजे के बैच में इस पे बेस्ड है कुछ। रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। रेस का मतलब होता है बढ़ाना, और एक रेस का मतलब होता है उठाना, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ठीक है। रेज मतलब बढ़ाना उठाना, ओके। सैलरी रेज हो गया। अब क्या डिफरेंस देख रहे हो? राइज में उगना, या राइज का एक मतलब होता है उठना या बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, और ये है बढ़ाना, ये है उठना, ये है उठाना। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे राइज में कोई भी चीज अपने आप हो रहा है, ओके। राइज में कोई भी चीज अपने आप हो रहा है, और रेज में किसी के द्वारा हो रहा है। तो ये जो राइज है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। लेकिन रेज, रेज आप किसी चीज को कर रहे हो ना, ओके। रेज किसी चीज को कर रहे हो, प्राइस रेज कर रहे हो, हाथ को उठा रहे हो, तो रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखो, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं इसका हिंदी बता देती हूँ। राइज का मतलब है बढ़ना, कोई भी चीज खुद ब खुद बढ़ रहा है, ठीक है। और रेज में किसी के द्वारा हाथ उठाया जा रहा है, किसी के द्वारा प्राइस बढ़ाया जा रहा है, यहाँ किसी के द्वारा। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो राइज एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है। वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी किसके बात कर रही हूँ? वर्ब वाला, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है ना। और रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ओके। तो राइस का पास्ट टेंस रोज होगा, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, वो तो नाउन है। राइस का रोज होगा, और उसका V3 राइज है। कोई पूछे कि राइज और रेज में ग्रामर के हिसाब से क्या डिफरेंस है, तो आप बोलना कि राइज इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, बट रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट अपने साथ लेगा। और हिंदी देखा जाए तो ये अपने आप बढ़ रहा है, प्राइस राइज कर रहा है, पानी का लेवल बाढ़ की वजह से खुद बढ़ रहा है, बट RBI के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, या आपके द्वारा हाथ उठाया गया, फ्लैग को आपके द्वारा उठाया गया, तो रेज होगा। और इसका V2 रेज्ड होगा, और इसका V3 भी रेज्ड, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा, द प्राइस रोज, या द प्राइस रेज्ड, और फिर मैंने लिखा द प्राइस was, the price yeah, the shopkeeper raised या rose the price। अगर हिंदी देखो, हिंदी करते हो, प्राइस बढ़ा, कीमत बढ़ी, ओके। कोई चीज ऐसा हुआ होगा, अनाजों की कीमत, अनाजों की किल्लत, शॉर्टेज हुआ होगा, तो प्राइस बढ़ा होगा। तो प्राइस खुद ब खुद बढ़ा है, और खुद ब खुद बढ़ा है ना, तो उसका पास्ट रोज होगा। लेकिन शॉपकीपर के द्वारा प्राइस बढ़ाया, किसी के द्वारा बढ़ाया गया। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, शॉपकीपर ने क्या को बढ़ाया? प्राइस को। ये दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब है, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है। और रोज तो रोज या राइज, ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। बढ़िया, तो ऑब्जेक्ट है तो हम रेज लगाएं। और हिंदी भी कर सकते हो कि प्राइस खुद ब खुद नहीं बढ़ा है, शॉपकीपर के द्वारा बढ़ाया गया। बाढ़ के वजह से, बाढ़ आया
or the water level rose या raised, पानी का लेवल 2 फीट बढ़ा by 2 फीट। पानी का लेवल अपने आप 2 फीट बढ़ा, आपने जाके नहीं बढ़ाया, तो रेज्ड नहीं करना। क्योंकि आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया है ना, ये प्रेपोजिशन है, ओके प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि रोज वर्ड इंट्रांजिटिव है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब का नहीं आया है ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव थोड़ी होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो रोज लगाओ, रोज रोज। ठीक है, जहां भी ऑब्जेक्ट आ गया तो रेज लगाना, ऑब्जेक्ट ना हो खुद ब खुद बढ़ रहा है। जब मैंने लिखा ही रोज या रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ उसने अपनी आवाज उठाई, तो यहाँ पे तो 2 वर्ब आ गया है। देखो यहाँ पे 2, ये क्या मैंने 2 ऑब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। उसने क्या किया, उसने अपनी आवाज उठाई, तो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट करप्शन भी है, बट ये करप्शन किसका ऑब्जेक्ट है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है ना, इसका मतलब है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, और ट्रांजिटिव वर्ब रेज्ड, ही रेज्ड इज। और हिंदी भी करते हो तो आवाज अपने आप नहीं उठी, किसी के द्वारा आवाज उठाई गई है, अपने आप नहीं उठी है, किसी के द्वारा। मैंने लिखा ही रेज्ड हिज हैंड, हाथ अपने आप नहीं उठा, किसी के द्वारा हाथ उठाया गया, तो रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। ही रेज्ड द फ्लैग, उसने झंडे को ऊपर उठाया, झंडा अपने आप नहीं उठा, उसके द्वारा उठा। ओके, अब कल करते हैं, कल हम लोग लाई ले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।